एक नए उत्साह के साथ आज हम लोग हाजिर हैं इस टॉपिक को लेकर, प्रोडक्शन अकाउंट को लेकर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन बताएं, इम्पोर्टेंट तो होता है बट आसान होता है ये प्रोडक्शन अकाउंट। और इसी का एक और नाम है क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आगे देखेंगे आप। अब सवाल ये है कि ये प्रोडक्शन अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है ना? देखिए, इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करने के लिए आपके पास 3 डिफरेंट वेज हैं, 3 रास्ते हैं, 3 मेथड्स हैं आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करने के लिए। क्या क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लो, या कॉस्ट शीट बना लो, या प्रोडक्शन अकाउंट बना लो। इसी प्रोडक्शन अकाउंट को क्या बोलते हैं हम? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, नाम में क्या लगा हुआ है? अकाउंट। क्या लगा हुआ है बोलिए तो? नाम के साथ है अकाउंट। तो देखिए, मैं आगे एक शीट बता देता हूं आपको। मैं उससे पहले डिफरेंस का कंपैरिजन मैं करवाऊंगा अभी, उससे पहले इसको देख लीजिए। हम क्या क्या बना सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट और प्रोडक्शन अकाउंट। ये तीनों ही क्यों बनाते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करने के लिए। अब आप जो सभी मेथड अपनाना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करने के लिए अपना लीजिए। जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट होता है ना, वो स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हो आप। किस फॉर्म में बनाते हो? स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हो। लेकिन जो प्रोडक्शन अकाउंट बनाते हो ना आप, वो किस फॉर्म में बनाते हो? वो अकाउंट फॉर्म में बनाते हो। स्टेटमेंट फॉर्म और अकाउंट फॉर्म क्या होता है? जैसा कि नाम से क्लियर है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। बेसिक पर यूनिट कॉस्ट भी आप कॉस्ट शीट में दिखाते हो, वो डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन प्रोडक्शन अकाउंट जब बनाएंगे या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे ना, तो इसको अकाउंट फॉर्म में बनाएंगे। जैसे ही अकाउंट आता है तो क्या वर्ड यूज होता है मालूम है ना? डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट फॉर्म तो यही होता है ना भाई। जैसे ही आप इसको पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप एटलीस्ट बीकॉम पार्ट 3 में हो, या इंटरमीडिएट में हो, या इस तरह इक्विवेलेंट जगहों पर हो, तो यहां तक आप आए हो, इसका मतलब ना आपने अकाउंटेंसी तो सीखा होगा, अकाउंट तो जानते होंगे। अकाउंट फॉर्म मतलब इसका एक साइड होगा डेबिट, दूसरा साइड होगा क्रेडिट। तो सेम चीज को जब अकाउंट फॉर्म में लेकर आते हैं ना, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं? प्रोडक्शन अकाउंट। यहां से भी क्या पता चलता है हमें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पता चलता है, ये कुछ और नया नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको और बेहतरीन से समझने के लिए हम आपको बताते हैं कि कॉस्ट शीट और प्रोडक्शन अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या अंतर है ना? कॉस्ट शीट और प्रोडक्शन अकाउंट में अंतर क्या है? देखो, इट इज प्रिपेयर्ड एज ए स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट किस तरह बनाते हैं? स्टेटमेंट की तरह बनाते हैं। और इसे किस तरह बनाते हैं? एक अकाउंट के फॉर्म में बनाते हैं। समझ रहे हो ना? मतलब ऑलरेडी एक बात समझिए, जब प्रोडक्शन अकाउंट बनाते हैं तो इसे हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते हैं, लेफ्ट एंड राइट, कुछ चीज दाएं और कुछ चीज बाएं लेकर आते हैं। लेकिन जब कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं ना, तो इसे हम वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं, ऊपर और नीचे, कुछ चीजें ऊपर फिर नीचे, इस तरह से। ये अंतर है, बस अंदाज बदल रहा है। पहुंचेंगे वहीं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पता करेंगे बट एक डिफरेंट अंदाज में। फिर यहां पर आइए, एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड टू सर्टेन प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एटसेट्रा। यहां पर प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अलग अलग निकल कर आता है। यहां पर एक्सपेंसेस आर नॉट क्लासिफाइड, यहां पर यह नहीं आता है। क्यों? आगे चेक कर लेंगे अभी कैसे। इसी चीज को तो समझ रहे हैं। टू एनेबल कंपैरिजन, फिगर्स ऑफ प्रीवियस पीरियड आर प्रोवाइडेड। प्रीवियस पीरियड का फिगर कई बार प्रोवाइड किया जाता है कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अलग कॉलम बनाकर, लेकिन यहां पर ये नहीं पॉसिबल है। फिर है, इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड फिगर्स ऑफ एक्सपेंसेस। इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल फिगर्स। It is prepared for each job and sometimes for the whole factory. It is prepared for each production department. अब क्या है, इन सभी डिफरेंसेस को ढंग से समझ लेंगे आप जब हम इसको दिखा दें आपको। बस
और बस यही से सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो फिर समझिए, जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका बैक का वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। अगर पिछला किसी का क्लियर नहीं है तो उसे कंफर्म करें। और मैं कहता हूँ 5 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर उनका समाप्त हो सकता है, 5 मिनट मैक्सिमम, अगर पिछला कंसेप्ट आपका क्लियर है तो। एक दिन का चैप्टर है ये, इससे ज्यादा नहीं। और जितने क्वेश्चन है आप इसको समाप्त कर सकते हो बहुत इजीली। नेक्स्ट डे आप कहोगे कि ये चैप्टर समाप्त है। और कितना आसान है, चेक करते हैं। देखो ये है स्पेसिमेन ऑफ प्रोडक्शन अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग, जिस अवधि के लिए आप बना रहे हो, लाइक 31 दिसंबर या 31 मार्च, या कोई सी भी अवधि जो आप लिख है आपका, वो लिख दीजिए। और आप गौर कीजिए, यहाँ पे पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है ना, और ये कॉस्ट पर यूनिट है, और ये क्या है, टोटल। ये कॉस्ट, ये पर यूनिट, ये क्या है, टोटल। देख लो ये अकाउंट फॉर्म है, नहीं है, यहां चेक कर लीजिए ये कौन सा फॉर्म है। ये क्या है, डेबिट साइड। और ये क्या है, ये एक अकाउंट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बोलिए, अकाउंट का फॉर्म है। एनी प्रॉब्लम, नो। अब जो जो इनपुट आप डाल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इनपुट जो भी डाल रहे हैं वो किधर डालेंगे, इधर क्या डालोगे आप, इसको क्या बोलेंगे, इनपुट। और जो रिजल्ट इसका मिल रहा है दैट इज कॉल्ड क्या, आउटपुट, दैट इज कॉस्ट। अब इसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर है, क्योंकि ये प्रोडक्शन अकाउंट है ना, तो इसकी खास बात क्या होती है, इसके ऊपर टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सबसे ऊपर दिखाइए आप। ओपनिंग पार्ट किधर, आपका कौन सा साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड। एंड क्लोजिंग पार्ट किधर आएगा, बोलो बोलो, राइट हैंड साइड, याद रखिएगा। तो देखो चीजों को दिखाने का तरीका थोड़ा डेवलप करना और कुछ करना नहीं है। अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो इसे टॉप पे सबसे ऊपर आप लिख दीजिए, टू साइड में लिख दिया। और अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो किधर लिख दिया आपने, बाई साइड में। एनी प्रॉब्लम। तो फिर आपके दिमाग में एक पॉइंट चल रहा होगा, अच्छा सर समझ गए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर होगा तो टू साइड में, और क्लोजिंग होता है बाई साइड में। आप अगर ऐसा लिखोगे तो आंसर तो टैली कर जाएगा, लेकिन वो प्रेजेंटेशन सही नहीं माना जाएगा। आप ओपनिंग को टू साइड में लिखो और क्लोजिंग को बाई साइड में लिखना है, किसका, सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस का। किसका लिखना है, वो सारी बातें जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ सकते हैं, बस उन्हीं बातों पे मैं फोकस कर रहा हूं। तो गौर करेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऊपर लिख दिया आपने टू साइड में, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपने लिख दिया बाई साइड में, डन। लेकिन जो ओपनिंग रॉ मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो निकालोगे ना आप, वो इसके अंदर आप यहां पे कैलकुलेशन करोगे। अब सारी परिस्थितियां जो यहां पर आ सकती है वो यहां पर प्लस माइनस इनर कॉलम में होगा। और फिर एक बात और याद दिला दे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स वो प्रोडक्शन अकाउंट में आएगा ही नहीं, आएगा नेक्स्ट स्टेप में जाकर। अगर ये डालना ही है तो एक बार ये अकाउंट क्लोज होगा, उसके नीचे जाता है प्रोडक्शन अकाउंट का रिजल्ट क्या आता है मालूम है आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स वो एड लेस जो करते हो ना, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद। इसलिए यहां तक में फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का कोई जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत है क्या, नहीं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए अगर पॉइंट पर आप ध्यान दे रहे हो तो अभी तक कौन कौन सी बातों को हमने समझ लिया। जो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग है टू साइड में, और इसको सबसे ऊपर दिखाना बेहतर होता है। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस किस साइड में, बाई साइड में दिखाना होता है। क्लियर। अब हम निकालते हैं, आपको याद आएगा तो याद कीजिए, हम क्या निकालते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड ना। मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं, करते क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेते हैं, इसमें परचेज को जोड़ते हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, और क्लोजिंग को क्या करते हैं, घटाते हैं। बस यही चीज यहां पर भी हो रहा है, चेक कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें जोड़ेंगे क्या, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर
परचेस जो मटेरियल लेकर आए हो, अगर उस पर कुछ कैरेज दिए हो तो वो परचेस में ही जुड़ेगा, तो कैरेज ऑन परचेस यहीं जुड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, माइनस होगा। अगर इसमें से आपने कुछ बेच दिया, लाइक देखो सेल ऑफ मटेरियल क्या है कि सपोज आप क्या बरस, तो चलो आप लकड़ी का फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, लकड़ी के फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन आप इसी चीज का कर रहे हो, तो आप 10 लाख की लकड़ी खरीद कर लेकर आए, 10 लाख की लकड़ी खरीद कर लाए, लेकिन उसमें से 2 लाख की लकड़ी आपने लकड़ी ही बेच दिया, फर्नीचर बनाया नहीं उसका, आपने लकड़ी ही बेच दिया, तो 10 लाख तो आपने यहां जोड़ा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में, लेकिन बेच दिया आपने इसमें से कितना, 2 लाख का रॉ, मतलब कि रॉ मटेरियल ही बेच दिया आपने, लकड़ी ही बेच दिया, तो इसका मतलब प्रोडक्शन में आपने यूज ही नहीं किया, तो आपने यहाँ पे 10 जोड़ा था ना, इसलिए सेल ऑफ मटेरियल कितना घटा दोगे यहाँ पर, 2। उसके बाद मटेरियल कुछ रिजर्व के तौर पे अगर आपने रख लिया है, कई बार मटेरियल रिजर्व करके रख लिया जाता है ना, तो उसको भी क्या करेंगे, हम घटाएंगे। अल्टरनेटिवली मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या हुआ कि उस मटेरियल को लिखो जो तुमने एक्चुअल में कंज्यूम किया है इस बार इतने यूनिट को बनाने के लिए, क्लियर। तो इनर कॉलम में हम इन सारी चीजों को लिखते हुए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल ऑफ मटेरियल माइनस मटेरियल रिजर्व, ये सब करते हुए यहां पर लेकर हम बाहर कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा मालूम है, मटेरियल कंज्यूम्ड। ध्यान से देखते रहिएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड तक अगर हम लोग आ गए, अब इसमें क्या जोड़ेंगे, डायरेक्ट वेजेस, याद है, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये क्या कहलाता है, प्राइम कॉस्ट। ध्यान से सुनते रहना, क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट। आ गया प्राइम कॉस्ट। इसमें और क्या जोड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं, तो क्या आ जाता है, वर्क्स कॉस्ट। और इसमें और क्या जोड़ते हैं, वर्क्स कॉस्ट आने से पहले क्या जोड़ते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और घटाते क्या है, बस अंदाज बदल रहा है ना, इसको यहां लिख रहे हैं, जब जोड़ते हैं और इसे घटाते हैं तो क्या जाता है, वर्क्स कॉस्ट। और उसमें और क्या जोड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंस, तो क्या आ जाता है, बोलो बोलो, तब आ जाता है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये, अब यहां पर देखिए, इन सारी चीजों को आपने यहां ना घटाकर इसको तो यहां घटाया, और सेल ऑफ स्क्रैप मैंने आपको बताया था, सेल ऑफ स्क्रैप, ध्यान दे रहे हो, यहां पर अगर कोई चीज आपने बनाया, ये यहां पर आता है ना, फैक्ट्री वाले पॉइंट पर आता है, मालूम है, कोई स्क्रैप अगर आपने बेच दिया तो उसको माइनस करते थे ना, तो यहां ना माइनस करके हमने कहां दिखाया, बाई साइड में। तो आपको एक बात याद रखना है, सेल ऑफ स्क्रैप and closing work in progress will be shown in the credit side or buy side of production account, okay। and यहां पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेने की जरूरत भी है ही नहीं ना, है नहीं, क्योंकि हम तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जा रहे हैं। हम इसके अगली कड़ी भी बताएंगे, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कि हम एक क्वेश्चन भी बताने वाले हैं आपको अभी तुरंत, और रेस्ट क्वेश्चन आप 100% बना लोगे, दुनिया का कोई सा भी बुक हो तो मैं इसका सारांश थोड़ा सा बताता हूं, अब गौर कीजिए। मैं फिर इसको मिटाता हूं, तरीका क्या हुआ, स्टार्ट कहां से किया हमने, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से, क्लोजिंग को लिख दिया बाई साइड में। अच्छा, अगर ये दोनों नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कोई शक। अगला पॉइंट, अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप है तो बाई साइड में, डन, ओके। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, निकालना है यहां पर, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हम इसको हालांकि ओपनिंग स्टॉक को यहां लिख के क्लोजिंग को यहां लिख सकते थे, आंसर आ जाएगा। जितना भी माइनस है ना, एक बात समझ लीजिए आप, जितने भी माइनस पॉइंट है इसको यहां प्लस माइनस ना करके हम बाई साइड में लिखेंगे तो भी आंसर आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, आ तो जाएगा, बट तरीका गलत होगा। वही बात होती है कई बार, जब दो स्टूडेंट एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं ना, तो दोनों पूछते हैं एक दूसरे से, कितना आंसर है तुम्हारा, तो इतना, हाँ मेरा भी इतना, वेरी गुड, डन। और वो घर पे जाके इसका फुल मार्क्स जोड़ लेते हैं कि नंबर, मतलब आंसर तो टैली कर गया मेरा। जब रिजल्ट आता है तो नंबर कम आता है, तो फिर वो कहते हैं किस्मत खराब है। हमारी किस्मत तो 10 से ही खराब चल रही है लगातार। एक्चुअल में मामला किस्मत खराब है या आदत खराब है, किस्मत खराब नहीं है। यहाँ पे हमें चीजों को समझना चाहिए। अगर आपने इस तरह से आंसर मिला भी दिया ना, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आधा नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपका स्टेप क्लियर नहीं है, किसी तरह आंसर मिलाने के जुगाड़ में नहीं रहना है। क्लियर, तो गौर करें। तो अब उसके बाद
जब मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, डायरेक्ट वेजेस आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन सभी चीजों में से जब ये दोनों को घटा दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दे रहे हो? बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीडी। अरे बात समझ रहे हो? तो जैसे एक राउंड में, पहले राउंड में जब हम प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे तो ये माइंड सेट कर लीजिए कि यहां पर आके एक बार खाता बंद होना ही होना है। अच्छा, आप इसमें पर यूनिट भी दिखा सकते हो, आगे हम क्वेश्चन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैटर नहीं करता अमाउंट और पर यूनिट, वो समझ में आ जाएगा। इसको हमें एक बार क्लोज करना ही है। अब कहोगे सर अगर आगे की बात करनी होगी तब क्या करेंगे? एक स्टेप यहां पे क्लोज करेंगे, बैलेंस जरूर करेंगे, और जो बैलेंस निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा बोलो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आएगा। देखो सारे ही मटेरियल्स वही है ना जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट में हमने देखा, बस अंदाज बदल कर हम चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे हो क्या? चीजें बदल रहे हैं हम, बस इतना सही काम करना है। तो यहां पर जो बैलेंस सीडी आता है वो क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि डेबिट इतना, मान लो डेबिट साइड में आया 50 लाख, और इसमें से दो चीजें घटा दिया हमने 2 लाख का, तो इसका मतलब कि प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है? 48 लाख। 50 लाख में से 2 लाख घटाएंगे तो 48 लाख। तो इसका मतलब प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है, जल्दी बताइए? प्रोडक्शन का कॉस्ट है 48 लाख। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमें आगे की ओर जाना है, सपोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करना है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स पता करके हमें प्रॉफिट पता करना है, तो क्या करें? कोई बात नहीं, आगे कर लेना यार। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीडी है ना, इसको यहां नीचे लाकर लिखना, टू इधर लाकर लिखना नीचे, टू बैलेंस या टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बीडी, यही चीज आकर यहां इनपुट बन जाएगा। समझ रहे हो? और फिर अगले स्टेप में आप बाकी चीजें पता कर लेना, लेकिन पहले स्टेप में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी किधर आएगा? बाई साइड में बैलेंस आएगा। ये जितना ज्यादा है डेबिट बैलेंस, वही क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर मैं आपको, जो मैंने इससे पहले एक डिफरेंस बताया था आपको, वहां पर तब समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा एक अलग तरीका अपनाता हूं कि देखो, जब कोई बात जब हमें अपने आप कभी समझ में आ जाएगा तो जबरदस्ती का इनपुट पहले क्यों डालें। अब देखो यहां पर एक बात ध्यान दे रहे हो, यहां पर कहीं भी आप देख रहे हो फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट दिख रहा है आपको अलग से? नहीं ना? इसका मतलब यही अंतर यहां पर आ रहा है। देखिए, expenses are classified to ascertain prime cost, factory cost, total cost etc। देख रहे हो यहां पर आता है कॉस्ट शीट में, ये सारी चीजें पता करते हैं ना, और यहां पर नहीं आ रहा है। एक्सपेंसेस आर नॉट क्लासिफाइड एज प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट एंड सो ऑन। ध्यान दे रहे हो? ये अंतर समझ में आ गया अपने आप? अब जब इन चीजों को आपने देख लिया है तो आप अपने आप इन सभी डिफरेंसेस को कंफर्म कर सकते हो, वो करवाने की मुझे जरूरत भी नहीं है, और अब तक तो कंफर्म हो भी गया होगा। और कर रहे हो? तो बस इन बातों को भी आप अगर ध्यान में रखते हुए मूव करेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। मुझे लगता है अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं अभी, तो आप 100% कंफर्म हो ही लोगे। तो दिखाई दूं क्वेश्चन? क्वेश्चन दिखा दिया जाए? चलिए तो आइए देख लीजिए क्वेश्चन। मैं आंसर दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बच्चा इस लेक्चर को सुन लेगा वो फिर जिंदगी में कभी प्रोडक्शन अकाउंट में कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए देख लीजिए। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड स्टेट द कॉस्ट पर आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज 30,000। आगे बढ़ने से पहले एक एक पॉइंट याद कर लीजिए। कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं? कितना यूनिट? कितना यूनिट बताइए? 30,000 यूनिट का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। फिर से बोलिए, कितना हजार यूनिट? 30,000 यूनिट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है? अब आपको याद होगा कि इसको 2 बाई लिखोगे या अंदर ही प्लस माइनस करोगे इनर कॉलम में, ठीक है ना? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 65,000। याद है ना? परचेज ऑफ मटेरियल 3,17,000, बहुत कम इसलिए छोटा पॉइंट बनाया। सेल ऑफ मटेरियल 7,000। तो ध्यान है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में किसको? परचेज को जोड़ेंगे, है ना? जोड़ेंगे और घटाएंगे क्या क्या मालूम है? क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे, सेल ऑफ मटेरियल घटाएंगे, मटेरियल रिजर्व घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा इनर कॉलम में? मटेरियल
एकदम आराम से आपका दिमाग काम, आपका मन करोगा रुकिए ना सर हम बना ही देते हैं, ये वाली फीलिंग आ रही है क्या? पक्का? ठीक है। उसके बाद क्या डालेंगे? वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, ऑल आर सेम थिंग्स। उसके नीचे क्या डालोगे? पहले तो आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर क्या डालोगे? वेजेस। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, दैट इज फैक्ट्री एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस या प्रोडक्शन एक्सपेंस कह सकते हो। आ गया? अब इसको कहाँ डालोगे मालूम है ना? नीचे उसके। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस सबसे ऊपर, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बाई साइड में। अब अगर सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है तो सबसे ऊपर। डन। और फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा तो दिखा दें आपको, तैयार है देखने के लिए? चलिए देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना रुपए था? 0.67 कहां से आ गया? क्योंकि 30,000 आर्टिकल्स हैं। हाँ या ना? 30,000 आर्टिकल्स हैं तो आप करिए 30,000 डिवाइडेड बाई 20,000 करना जरा सा। बोलिए बोलिए। 0.6666 आएगा तो हम इसको 0.67 लिख सकते हैं। ये भी समझ में आ गया है? अब इन सारे का हम अलग अलग पर यूनिट नहीं निकालेंगे, हम एक पॉइंट पर आकर निकालेंगे। समझ रहे हो ना? इनर कॉलम वाले पार्ट को रहने दीजिए। अब मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए अपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था? बोलो 55,000। इसमें क्या जोड़ा हमने? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो कितना हो गया? 3,72,500। इसमें से घटा रहे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, सेल ऑफ मटेरियल, मटेरियल रिजर्व, तो आ गया कितना? 2,92,000 आया। और 2,92,000 डिवाइडेड बाई 30,000 करोगे तो क्या आ जाएगा? तो याद रखिए इन सभी का पर यूनिट नहीं निकालना है। इनर कॉलम वाले को मत निकालो, जिसको आउट लेकर आ रहे हो उसी का पर यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है ना? तो आप जब इतना से 2,92,000 डिवाइडेड बाई 30,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.73। एनी प्रॉब्लम? फिर वेजेस आ गया 2,08,000 जैसा कि यहीं पे दिया हुआ है। अब एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको यकीन होगा ना, अच्छा वही सब दिया हुआ है, देखना है कि नहीं? तो फिर आपने उसको क्या किया? डिवाइडेड बाई 30,000 तो क्या आ गया? 6.93। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिया 40,000 डिवाइडेड बाई 30,000 दैट इज 1.33। अच्छा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ गया कितना? 15,000 तो 0.5। क्लियर? मतलब 50 पैसे पर यूनिट। तो रिजल्ट क्या आया? बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीडी। क्या लिखोगे इसको? क्या लिखोगे? सीडी 5,45,000 पर यूनिट आ गया 18.16। तो इस बार जो आपने 30,000 यूनिट बनाया है वो एक यूनिट को बनाने का कॉस्ट क्या आया है? 18.16 पर यूनिट। मेरे ख्याल से 100% बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब अगर ध्यान से देखिए, मैं इसको यहां पे कंटिन्यू करता हूं, बस समाप्ति की ओर है। अब मान लीजिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इस अकाउंट को यहां से। अब हम आगे, हमें प्रॉफिट पता कर लेना है, तो एक पार्ट तो इसका यहां पे खत्म हो गया। अब यहीं पर ला करके ये टू प्रोडक्शन अकाउंट सीडी लिख रहे हैं ना आप, इसी को लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या लिखेंगे? बीडी। और ये इनपुट आ जाएगा इसका कितना? 5,45,000 पर यूनिट 18.16। अब यहां से हम आगे की चीजों को डील कर सकते हैं, बट मेन पॉइंट आपको ये समझना था। मुझे लगता है हर स्टूडेंट को 100% चीजें समझ में आ गई होगी। कोई शक है क्या? नहीं। मुझे लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट को इसके अंदर की किसी भी बात में कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ भी रही है, तो जो रिलेटेड लेक्चर्स हैं इसके पहले वाले, जो इंट्रोडक्शन है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट का, जो मैंने कहा कि इसी डिस्क्रिप्शन में इसको मैं डलवाऊंगा, तो आप उसको जाकर कंफर्म कर लेंगे। 3 चैप्टर का लगातार रिलेशन सेम ही है। अगर इसको आप देखें तो एक पॉइंट क्लियर, तो ये तीनों ही चैप्टर आपका क्लियर नजर आएगा। इसी बीच में कोटेशन प्राइस या टेंडर प्राइस भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों का एक अंग है। एक सेम सीरीज में हम लोग अब तक बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ।